बैंकिंग सेक्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली हैं और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन है इसमें जो कॉमर्शियल बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको एक फुली ऑटोमेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा ताकि जो कस्टमर्स की शिकायत हैं उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए। तो इसी को हम थोड़ा समझेंगे कि ये सिस्टम आखिर कैसा होगा, क्या क्या आरबीआई ने इसमें सजेस्ट किया है, किस तरीके से काम करेगा, किसके हाथ में पावर है, सब कुछ डिटेल। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये जो यहाँ पे ऑटो एस्केलेशन की बात कही गई है आरबीआई के द्वारा, इसमें है क्या कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है या कोई कस्टमर है जो कंप्लेन करता है बैंक में, उसको कोई सर्विस मिलनी थी, नहीं सही से मिल पा रही है। बहुत सारे जो कंप्लेन के मेजर्स होते हैं, मतलब किसी का मान लीजिए पैसा अटक गया है या फिर किसी का अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन होती हैं। अब उसने अगर कंप्लेन करी तो उसमें होगा क्या कि कई बार होता है कि जो कंप्लेन है वो पार्शली जो है रिजॉल्व होती है और कई बार पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी जाती है। पार्शली रिजॉल्व होने का मतलब मान लीजिए किसी का कुछ पैसा कट गया तो उसमें हुआ क्या कि उसको कुछ पैसा दिया गया, इंटरेस्ट नहीं दिया गया, तो ऐसे समझिए। तो ऐसे जब जगह पे जहां पे कोई कंप्लेन पार्शली रिजॉल्व हो रही है या फिर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई, तो ऐसे में अब वो कंप्लेन ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए कि उसमें किसी तरह का ह्यूमन डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, वो सीधे सीधे चली जाएगी जो इंटरनल ओम्बड्समैन होता है बैंक का, उसके पास। ध्यान रखिए, इंटरनल ओम्बड्समैन की बात कर रहे हैं, आरबीआई वाले ओम्बड्समैन की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आरबीआई के पास डायरेक्ट पहुंचने से पहले इसके पास जाना होगा उस कंप्लेन को, और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि उस कंप्लेन में जो पार्शली रिजॉल्व हुई या पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई उसमें आखिर क्या कहा गया है, और उसको ये रिव्यू करके उस पर आखिरी फैसला देंगे। मतलब जो ब्रांच मैनेजर है, कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर की गलती होती है, या फिर वो कई बार ऐसा होता है कहेंगे कि नहीं नहीं आपको अगर होम लोन चाहिए तो आपको ये इंश्योरेंस साथ में लेना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि नहीं हम इंश्योरेंस लेना मजबूरी नहीं है, और आपने कंप्लेन करी, ब्रांच मैनेजर के पास ही गई, तो वही जज, वही ज्यूरी, वही कंप्लेन ले रहा है, वही अपने से क्लोज कर दे रहा है ना, या फिर उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं, और इसमें भी 30 डेज की डेडलाइन दी गई है। मतलब जब कंप्लेन रिसीव होती है वो डे 0 होगा, और 30 दिन के भीतर जो फाइनल जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट करना होगा कस्टमर को। और ये लिखा हुआ है कि ये सभी तरह की जो कंप्लेंट रिसीव होती है बैंक के, उनके ऊपर ये लागू होता है। आगे हम बात करें यहाँ पे कि जो 3 कैटेगरी है, मतलब अब आरबीआई ने कहा है कि जो ऑटोमेटेड जो यहाँ पे सिस्टम बनाया जाएगा उसमें ये कहा गया है कि बैंक को 3 कैटेगरी बनानी पड़ेगी जितनी भी कंप्लेन है। उस 3 कैटेगरी में पहली है फुली रिजॉल्व, मतलब ऐसी कंप्लेन जो करी गई वो पूरी तरीके से उसको रिजॉल्व कर दिया गया। फिर दूसरी आती है पार्शियली रिजॉल्व, और तीसरी आती है होली रिजेक्ट। मतलब एक तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें सोल्यूशन दिया गया, और एक होता है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसमें जो फुली रिजॉल्व मतलब जो कंप्लेन होगी उसको तो नहीं, लेकिन जो पार्शियली रिजॉल्व है और जो होली रिजेक्टेड है, ये दोनों तरह की जो कंप्लेन है वो किसके पास चली जाएंगी, आईओ के पास चली जाएंगी रिव्यू के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि ब्रांच मैनेजर भेजेगा तभी जाएंगी, है ना, ब्रांच मैनेजर भेजे ही नहीं तो क्या करेंगे आप। तो इसीलिए इसको ऑटोमेटेड सिस्टम रखा गया कि अगर पार्शियली रिजॉल्व या होली रिजेक्ट ऐसी कंप्लेन हो रही है तो डायरेक्ट जो है आईओ के पास पहुंचेगी। और इसमें भी अब एक और प्रोविजन ये रखा गया है कि ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज ना हो, कि मतलब जिस बैंक में आपने किसी स्टाफ के लिए या फिर किसी और चीज के लिए कंप्लेन करी है वहीं पे आपने रिसीव कराई है ब्रांच में या यूनिट में कंप्लेन, या जो टच पॉइंट है उसकी कंप्लेन करी है, भाई वही डिसाइड करेगा नहीं। तो इसीलिए इसको ये कहा गया है कि जिस बैंक या ब्रांच को कंप्लेन रिसीव हुई है, यूनिट को रिसीव हुई है, वो इस कंप्लेन को क्लोज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वही नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हमने आपकी कंप्लेन तो ले ली, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको दिखा दिया कि फुली रिजॉल्व होगी, केस क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट यूनिट या रिव्यूअर की जरूरत होगी जो ये देखेगा कि जो कंप्लेन है वो क्या है, और उसके ऊपर वो फैसला लिया जाएगा। तो ये मतलब ये बताएगा कि मतलब इंडिपेंडेंसी आएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम बायस्ड तरीके से किसी के साथ व्यवहार किया जाए किसी कंज्यूमर के साथ में, उसके लिए कहा गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो रोल है इंटरनल ओम्बड्समैन का और जो ओवरसाइट यहाँ पे मैकेनिज्म है उसको लेकर के क्या कहा गया है। रिव्यू पीरियड के बारे में बात करेगी कि ऑटोनोमस जो रिव्यू होगा उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कंप्लेन है आरबीआई से रिलेटेड या एनपीसीआई या फिर कार्ड नेटवर्क से रिलेटेड ऐसी आती है, तो वहां पे ये कहा गया है कि जो 10 डेज का मिनिमम समय दिया जाएगा जो ओम्बड्समैन है, ताकि वो सही फैसला ले सके। और इसके अलावा जितने तरह की और जो बैंकिंग कंप्लेंट्स आती हैं उनके लिए 20 डेज का मिनिमम जो समय है वो दिया जाएगा। मतलब एडिक्वेट टाइम रहेगा ताकि वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर सके। उसको अगर कोई
कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो आईओ होगा, तो वो बैंक से जा करके वो उसकी डिमांड कर सकता है, बैंक के साथ मीटिंग कर सकता है कि भाई ये कंप्लेन आई है, आपको ये पेपर देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कंज्यूमर है, जो कंप्लेनेंट है, उसको भी वो ओरल सबमिशन के लिए बुला सकता है कि आपकी ये कंप्लेन रिसीव हुई, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं और क्या दिक्कतें हैं, उस सब के लिए उसको पूरा प्रॉपर समय ये दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आईओ ने जो कह दिया बस वही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए आईओ ने डिसीजन दिया, बैंक के फेवर में अगर दे दिया, तो कंज्यूमर के पास तो राइट होता है कि अच्छा उसने बैंक में सारे चीजें ट्राई कर लिया, वो जाएगा आरबीआई के ओम्बड्समैन में, है ना, वहां पे चला जाएगा इंटीग्रेटेड वाले में। लेकिन अगर बैंक के फेवर में ना होकर के कंज्यूमर या कस्टमर के फेवर में आईओ ने डिसीजन दिया, तो बैंक मैनेजमेंट अगर वो ठीक है, अगर बैंक मैनेजमेंट उससे एग्री कर गया तो ठीक है, जो भी कंप्लेन में उसने मतलब अवॉर्ड किया है वो तो कंज्यूमर को मिल जाएगा। लेकिन अगर बैंक मैनेजमेंट डिसएग्री होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसएग्री होकर के मैनेजर का जो ब्रांच लेवल पे मैनेजर है या फिर जो जीएम है वही कह दे कि नहीं नहीं हम डिसएग्री, हम आपका निर्णय नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो डिसएग्री होते हैं आईओ के डिसीजन से, तो उसको ओवर रूल करने के लिए, मतलब उस डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल का परमिशन चाहिए होगा। मतलब इसलिए ऐसा करा गया है ताकि एकदम छोटे लेवल पे ही ना, लोकल लेवल पे ऐसा ना हो जाए कि जो आईओ डिसीजन दे रहा है उसको जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। इसीलिए जो टॉप लीडरशिप है इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि अगर आप डिसएग्री हो रहे हैं तो आप बताइए कि ईडीओ है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो, ताकि जब जो कस्टमर है वो आगे निकले आरबीआई के पास जाए तो फिर उसके पास ये भी रहे, आरबीआई भी पूछे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे करा गया। बाकी यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जितने भी इस तरह के ओवर रूल केसेस होते हैं, मान लीजिए ईडीआ एमडी ने ऐसा कर दिया, ओवर रूल कर दिया, उन सब को कस्टमर सर्विस जो कमेटी होती है या कमेटी ऑफ बोर्ड होता है, उसमें वहां पे रिपोर्ट करना होगा कि ये डिसीजन हमने ओवर रूल यहाँ पे किए हैं। इनको दिखाना पड़ेगा ताकि जो बोर्ड की स्क्रूटनी है वो हो सके, कि आपसे मतलब बोर्ड पूछ सके एमडीईडी से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो बता सकते हैं रीजन उसका कि ऐसा किस लिए किया गया है। और इस कमेटी का पार्ट भी आईओ होता है, इस बात को भी समझना होगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे आरबीआई के डायरेक्शंस की, कि ये जो डायरेक्शंस दिए गए किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं जिनकी 10+ बैंकिंग आउटलेट्स हैं इंडिया में, उसके ऊपर ये लागू होंगे। एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है उनके ऊपर लागू होंगे जिनकी 10+ ब्रांचेस हैं। और एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है लेकिन उनका जो एसेट साइज है 5000 करोड़ से प्लस है, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। वहीं बात करें कि इसके ऊपर लागू नहीं है आरआरबीज, एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, सीआईसी कहते हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। ये मतलब एनबीएफसी होती हैं, उसका एक टाइप होता है सीआईसी, उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। मतलब इसके लिए बहुत सारे मतलब अलग अलग डायरेक्शंस निकाले गए हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग है और उसके लिए अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बैंक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि इसमें जो आईओ है क्या वो हर एक तरह का जो डिसीजन होता है उसको ले पाएगा या फिर उसके परव्यू से कुछ बाहर भी है, तो उसमें बताया गया है क्या क्या चीजें के ऊपर आईओ डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, मतलब बैंक के अंदर ही कोई ऐसा कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो मतलब इसका कोई कस्टमर से लेना देना नहीं है, तो उसके ऊपर आईओ कुछ नहीं कर सकता। इंटरनल ओम्बड्समैन उस बैंक के इंटरनल जो मिस अप्रोप्रिएशन फ्रॉड वगैरह हो रहा है उसमें वो भागीदार नहीं है। कस्टमर के साथ अगर वो हो रहा है फ्रॉड, तभी आईओ उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वहीं पे जो कॉमर्शियल डिसीजन अगर कोई बैंक ले रहा है, मतलब बिजनेस पॉलिसीज में वो चेंज कर रहा है, लोन रेट्स वगैरह चेंज कर रहा है, जब तक वहां पे किसी तरह की सर्विस डिफिशियंसी नहीं आती है तब तक आईओ उस पर डिसीजन नहीं लेगा। मतलब ये नहीं कह सकते, मान लीजिए किसी का होम लोन है, लेट्स एग्जांपल के तौर पे होम लोन है और बैंक ने ऐसा कहा है कि नहीं नहीं 9% पे हम देंगे, किसी को दे दिया 9% पे दे दिया, और उसके बाद फिर आगे चल करके जो रेपो रेट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, तो ईएमआई उसी के अनुसार बढ़ जाती हैं। तो कस्टमर उसके लिए नहीं जा सकता कि हमारी ईएमआई कैसे बढ़ गई, हमारा तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, अगर ये फिक्स्ड नहीं है तो। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई बैंक ये कह रहा है कि अब आने वाले समय से जो नए कस्टमर है उनको 9 की जगह हम 12% पे जो है लोन देंगे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आज से 6 महीने पहले तो आप 9% पे दे रहे थे, उसके लिए आईओ नहीं कुछ कर सकता है ना, पॉलिसीज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी कस्टमर को ये कहा गया पेपर में कि आपको 9% पे लोन दिया जा रहा है फिक्स्ड रेट पे, लेकिन फिक्स्ड रेट उसका बढ़ा करके जो है 12% कर दिया है 2 महीने के बाद, ये एक सर्विस डिफिशियंसी हो गई, तो उस पर वो कस्टमर जा सकता है और वहां पर आईओ इन्वॉल्व होगा। जो इंटरनल एचआर रिलेटेड मैटर्स होते हैं, मतलब जो बैंक के स्टाफ्स हैं उनको फायर किया जा रहा है, स्टाफ
की पेमेंट को लेकर के, वो सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवेंसेज होते हैं पोस्टिंग वगैरह को लेकर के, उसमें आईओ कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो सब जुडिस केस है, मतलब जो यहाँ पे कंप्लेन करी गई है वो पहले से ही किसी कोर्ट के पास पेंडिंग है, कंज्यूमर फोरम में पेंडिंग है, आर्बिट्रेटर के पास है, तो उसमें भी फिर आईओ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईओ उसमें कोई भी डिसीजन देगा वो मान्य होगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही कोर्ट में जा चुका है मामला, तो उस पर आईओ कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सीआईसी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, मतलब जो क्रेडिट स्कोर को लेकर के, रेटिफिकेशन वगैरह करने को लेकर के कि हमारा बढ़ाया नहीं, या फिर हमने लोन सही समय पे ईएमआई दे दी थी फिर भी नहीं दिखा रहे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी आईओ जो है कुछ यहाँ पे उसका यहाँ पे एक्सक्लूजन यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जिसके वो रिलेटेड कह सकते हैं आईओ इस पर डिसीजन नहीं ले सकता। इसके अलावा जो भी चीज़ें आती हैं वो अगर कस्टमर से रिलेटेड हैं तो आईओ उस पर जो निर्णय होगा वो लेने के लिए रहेगा। बाकी अगर बात करें आईओ की, तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार आईओ ऐसा आ रहा है, ये 2015 से इसको स्टार्ट किया गया, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया गया 2019 में, अब 2026 फिर से नई गाइडलाइंस आई हुई हैं। तो ये आईओ जो है अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से आ रहे हैं। आईओ और डिप्टी आईओ ऐसे चलते हैं। अगर हम आईओ की बात करें तो कोई भी व्यक्ति आईओ बन सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या? पहली बात तो जो आईओ होता है उसकी जो रैंक होती है वो जनरल मैनेजर की होती है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो जनरल मैनेजर है किसी और बैंक का, या फिर कोई रेगुलेटर है वहां पे उस पोस्ट पे है, एनबीएफसी या सीआईसी में है, वो रिटायर्ड भी हो सकता है और सर्विंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि रिटायर ही हो गया हो तभी ले सकते हो, सर्व कर रहा हो तब भी वो यहाँ पे आईओ बन सकता है। एक्सपीरियंस कम से कम 7 साल का चाहिए आपको, बैंकिंग, रेगुलेशन, सुपरविजन, पेमेंट सिस्टम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस फील्ड में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए उसे। एज लिमिट उसकी 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिफोर द टेन्योर कंप्लीशन, मतलब जो उसका टेन्योर है उसके कंप्लीट होने की, मतलब जब उसको रखा जा रहा है और ये देखा जाएगा कि जब इसका टेन्योर कंप्लीट होगा तो 70 साल से ज्यादा का ये नहीं होना चाहिए। वहीं पे इंडिपेंडेंस भी यहाँ रखी गई है, मतलब ये कहा गया है कि मान लीजिए पीएनबी है, उसमें कोई व्यक्ति काम कर रहे, जीएम लेवल पे है वो, और अगर वो व्यक्ति चाहे कि पीएनबी ही उसे जो है अपना आईओ बना ले तो ये नहीं हो सकता है ना, मतलब सेम ही बैंक जो है बना लेगा तो फिर वो तो अपनी बैंक की ही साइड लेगा, तो ये यहाँ पे कहा गया है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पीएनबी में मान लीजिए कोई व्यक्ति जीएम के पद पे है या उससे ऊपर के पद पे है और वो चाह रहा है कि एसबीआई में उसे आईओ का पद मिले, और एसबीआई उसे चाह रहा है कि वो उसके यहाँ आईओ बन जाए, तो बन सकता है ना, वो बन सकता है। और जब ये सर्व कर रहा होगा तो अगर ये आईओ एसबीआई में बनना चाहता है तो पहले इसको जीएम पद से अपना इस्तीफा देना होगा, तब ये आईओ बन सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बैंक के आईओ बन सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अगर पीएनबी का आईओ है तो वो जाकर के बीओबी का आईओ नहीं बन सकता है, बन सकता है, बस वही शर्त है कि वो उस व्यक्ति का उस बैंक में आईओ नहीं बन सकता है जिसमें उसने पहले काम किया है ना। फिर बात करेगा टेन्योर और अपॉइंटमेंट की, तो इसका एक फिक्स्ड जो है टर्म होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है, 3 साल मिनिमम है और 5 साल मैक्सिमम, मतलब 3 से 5 साल का यहाँ पे लिमिट रखा गया है। इसमें किसी तरह का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा एक व्यक्ति एक से ज्यादा बैंकों का बन सकता है, अब जो एंटिटीज हैं एनबीएफसी उनका आईओ बन सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। मतलब मान लीजिए पीएनबी का वो आईओ है और बीओबी का बनना चाहता है तो पहले पीएनबी से वो परमिशन लेगा, उसके बाद वो ऐसा बन सकता है। यहाँ पे अगर बात करें रिमूवल की, तो कोई भी बैंक आईओ को रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आईओ कोई आ गया और उसने बैंक के खिलाफ 2-4 फैसले दे दिए तो एसबीआई कह रहा नहीं बेटा चलो निकल लो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी, मतलब फिर आरबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पूरा केस बनेगा कि ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, वो सारी चीजें, वो सारे पक्ष वहां पे जाने जाएंगे तभी हो पाएगा रिमूवल, वरना नहीं हो सकता है रिमूवल। तो इस तरीके की कंडीशंस ये होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपने हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा है तो वहाँ फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।